हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, उसके लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर नंबर 5 में मैंने आप लोगों को कूलाम बल के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था और आप लोगों को 3 क्वेश्चंस मैंने घर पे करने के लिए दिए थे, जिनके आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में और मुझे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड किए। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, आप लोग उन क्वेश्चंस को देख रहे हो, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ। कल मैंने क्वेश्चन कराया था, ये तो आप लोगों के समझ में आ ही गया। अब मैंने जो पहला क्वेश्चन दिया था वो दिया था कि यदि दोनों आवेशों के मान आधे कर दिए जाएं तो कूलाम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सॉल्व करें तो क्या था कि भाई जो Q1 डैश था वो क्या था, पहले का आधा, और जो Q2 डैश था वो क्या था, पहले का आधा, दूसरे का आधा। तो क्या मध्य की दूरी में कोई परिवर्तन किया था? नहीं किया था। आर एज इट इज रही थी। तो कूलाम का नियम क्या बोलेगा भाई, क्या होता था, F बराबर के Q1 Q2। Q1 की जगह क्या आएगा, Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर, यानी के Q1 डैश की वैल्यू क्या है, Q1 बटे 2, Q2 डैश की वैल्यू Q2 बटे 2 बटे आर स्क्वायर, यानी के Q1 Q2 अपॉन 4 आर स्क्वायर। अब इसका मान क्या आया था, इसका मान ये आ गया था हमारे पास, मान रख दो इसका डायरेक्ट ही, 4.5 इंटू 10⁻³ सॉल्व करो तो क्या आएगा, 4 का भाग दो इसमें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ऐसे भाग देना नहीं आता हो तो हम लोग क्या करेंगे, 4.5 अपॉन 4 है, पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगा दी, 40 का पहाड़ा, 40 एकम 40, पॉइंट 5 बच गया, फिर 40 एकम 40, 10 बच गया, 40 दूनी 80, 20 बच गए, और 40 पंजे 200 गुना 10⁻³ न्यूटन। तो जब आवेश का मान मैंने आधा कर दिया तो बल का मान बढ़ा या कम हुआ, कम हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन मैंने दिया था कि यदि मध्य की दूरी का मान आधा कर दिया जाए, मध्य की दूरी का मान आधा कर दिया जाए तो नया क्या होगा बल, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो वापस वही कूलाम के नियम से क्या होगा, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर डैश की वैल्यू R बटे 2 का होल स्क्वायर। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बटे 4, 4 ऊपर गया तो 4 इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 4 गुना इसकी वैल्यू क्या है, 4.5 गुना 10⁻³ गुना करो तो 4 पंजे 20 की, 0 हाथ से लगी 2, 18.0 गुना 10⁻³ यानी 18 गुना 10⁻³
न्यूटन। हो जाएगा ना? सिंपल है आप लोग कहोगे, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कर चुके हैं। कुछ नहीं करना है न्यूमेरिकल्स में, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है अपना। जैसे सूत्र कहता है हम लोग वैसे वैसे करेंगे, जैसे जैसे पंडित जी कहेंगे वैसे वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि दोनों आवेशों के मान दुगने कर दिए जाएं, यानी Q1 डैश बराबर 2Q1 और Q2 डैश बराबर 2Q2, और मध्य की दूरी का मान भी दुगना कर दिया जाए पहले का, तो नया बल क्या प्राप्त होगा? इसको भी सॉल्व करें हम लोग। तो वही क्या होगा, कूलाम का नियम, F डैश बराबर K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। देन F डैश बराबर K Q1 डैश की वैल्यू 2Q1, Q2 डैश की वैल्यू 2Q2, R डैश की वैल्यू 2R का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ, 2 दूनी 4 K Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 R स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, तो क्या बन गया, F डैश बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप लोग कहोगे सर ये फॉर्मूला तो यहीं बन गया, कोई डिजिट चेंज हुई क्या? नहीं हुई। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, बिना मान रखे 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आ जाएगा या नहीं आएगा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ताकि आप लोग सॉल्यूशन नोट कर सको कॉपी में। ठीक है बच्चों, और भी इस तरीके के जो भी न्यूमेरिकल आप लोगों को दिखें, उन न्यूमेरिकल्स को डायरेक्ट पकड़ के दबोच दो। पकड़ो, फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला लगाते ही वो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल। सूत्र लिखो, सूत्र में मान लिखो, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, कूलाम का सदिश निरूपण। मीन्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम लॉ। इसका सदिश रूप समझने के लिए मैंने माना कि भाई कोई निर्देश तंत्र है। सदिश रूप कब निकल के आएगा, जब कोई निर्देश तंत्र होगा मेरे पास, जिसका मूल बिंदु O है, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। सदिश निरूपण करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक निर्देश तंत्र चाहिए। और इस निर्देश तंत्र में मैंने माना कि दो कोई आवेश हैं, पहला Q1, दूसरा Q2, जिसका मैंने माना कि मूल बिंदु O के सापेक्ष जो आवेश Q1 है उसका स्थिति सदिश है वेक्टर R1, और जो आवेश Q2 है, इस आवेश Q2 का स्थिति सदिश है वेक्टर R2। ठीक है। इस मूल बिंदु O के सापेक्ष दोनों आवेशों Q1 और Q2 के स्थिति सदिश हैं R1 वेक्टर व R2 वेक्टर। ठीक है यहाँ तक।
इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए, इसको नाम दे दिया मैंने क्या, पॉइंट बी। अब मैं निकालता हूं बिंदु ए या आवेश Q1 का आवेश Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। अब इस चीज़ में हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, 99% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा। दो हो सकते हैं, एक तो हो सकता है R12 वेक्टर, एक होता है R21 वेक्टर। तो इनमें से भाई कौन सा होगा, और तीर का निशान किधर की ओर लगाऊं, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि तीर का निशान परिवर्तित होते ही त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम वो परिवर्तित हो जाएगा, और परिवर्तित होते ही एक्सप्रेशन भी बदल जाएगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सा ट्रिक बताता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पंजाबी ढाबे होते हैं, पंजाबी, वो पंजाबी एक शब्द बहुत यूज लेते हैं, क्या लेते हैं, काके। और जो ढाबे होते हैं उनका नाम होता है काके दा ढाबा। सुना है नाम कि नहीं सुना, सुना है। अब ये जो काके है ना, ये हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कैसे सॉल्व करेगा, मैंने लिखा जैसे R12 लिखा, तो इसमें मुझे जो डाउट है वो किस में है, 12 लिखूं या 21 लिखूं, पढ़ूं क्या इसको। तो इसके ऊपर लिख दो 12, 12 तो आ रहा है, और पढ़ते चलो, 1 का 2 के, 1 का 2 के अल्टरनेट, 1 का 2 के सापेक्ष। समझ में आ गया, आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष का कैसे, स्थिति सदिश क्या होगा, R12 वेक्टर होगा ना। अगर मैं लिखूं R21 वेक्टर तो इसको क्या पढ़ूंगा, 2 का 1 के, 2 का 1 के सापेक्ष, ठीक है। तो इसमें चिन्ह किधर की ओर आएगा, जिसकी ओर निकालते हैं, और क्या लिखूं, Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश हो जाएगा R12 वेक्टर। ठीक है ना, पढ़ने में आ गया दोनों। इसको क्या पढ़ूंगा, आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश, इसको क्या पढ़ूंगा, आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। किससे पढ़ने में आया, काके से। ठीक है बच्चों, तो स्थिति सदिश निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये आकृति किसकी बन गई, एक त्रिभुज की। सदिश भी आ रहे हैं, तो क्या लगा दूं मैं, सदिशों के त्रिभुज योग नियम से क्या होगा, त्रिभुज योग नियम क्या कहता है, यदि दो सदिश, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं किन्हीं दो सदिशों को एक ही क्रम में निरूपित करें, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। पढ़ा है ये 11th में। तो एक ही क्रम में कौन कौन सी भुजा हैं, OB BA, और उल्टी दिशा कौन सी है, OA। R1 वेक्टर इधर जा रहा है, R2 इधर जा रहा है, 2 से
ओ से बी पहुंच गया, बी से ए पहुंच गया, क्या ए से ओ के लिए दिशा है? नहीं। कैसी आ रही है? उल्टी, अपोजिट। तो अपोजिट दिशा के लिए क्या लगा दूं त्रिभुज योग नियम? इसमें एक ही दिशा वालों को जोड़ दो। एक ही दिशा वाले कौन हैं? वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए बराबर वेक्टर ओ ए। एक ही क्रम में भुजाओं को या भुजाओं के सदिशों को जोड़ दूं तो तीसरी भुजा या विपरीत क्रम का सदिश प्राप्त हो जाता है। ओ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? R2 वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर की वैल्यू R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर, या फिर R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है बच्चों, इसको मैंने एक लिमिट में ही एक्सप्लेन किया है क्योंकि हम लोग इसको 11th में पढ़ चुके हैं। और एक्सप्लेन किया क्यों है कम? क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग इसको 11th में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लें, उनके ये क्लियर समझ में आ जाएगा। जो लाइन है उसको नोट कर लें कॉपी में स्टॉप कर करके। ठीक है बच्चों, आगे देखें हम लोग इसको। अब ये तो मैंने निकाल दिया किसका स्थिति सदिश? आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश निकाला है। अगर मैं बोल दूं आप लोगों को कि भाई आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा भाई? आप लोग बोल दोगे सर वो R21 वेक्टर होगा काकेदा ढावा से, और R21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समीकरण नंबर 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, बता चुके हैं कैसे निकलता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी निकल जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? कूलाम का सदिश निरूपण करना है, कूलाम के नियम का। तो भाई क्या करूं मैं? कूलाम बल क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तब दोनों आवेशों के मध्य कूलाम बल क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि सर F बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है कि नहीं होता? लेकिन मुझे क्या निकालना है? आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश अलग है, Q2 का Q1 के सापेक्ष अलग है। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा और परिवर्तित कर दूं। इसको क्या लिख कर दूं? आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला कूलाम बल। तो आप लोग बोल दोगे सर जब Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला कूलाम बल निकाल रहे हैं तो अकेला F नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएगा? F12, और ये आएगा तो इसके ऊपर वेक्टर आएगा। और यहाँ 12 कर रहा हूँ तो इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन R क्या हो जाएगा? R12 वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। मॉडुलस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे क्या आता है? R स्क्वायर। और किसी सदिश राशि का वर्ग सदैव एक अदिश राशि प्राप्त होती है। किसी सदिश का वर्ग सदैव अदिश ही प्राप्त होता है, इसलिए क्या लगा दिया? मॉडुलस। मॉडुलस और वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब मॉडुलस वेक्टर के चिन्ह को खा जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्मली R12 का
स्क्वायर बन जाएगा। और सदिश बनाने के लिए इसको दिशा देनी पड़ेगी, तो दिशा क्या है इसकी, r12 कैप है। भाई यही तो दिशा है Q2 से Q1 की ओर। अगर मैं इसको दिशा नहीं दूं तो मैं इसको ये भी मान सकता हूं Q1 से Q2 की ओर। गलत हो जाएगा ना, तो गलत हमको नहीं करना। क्या कर दिया मैंने, r12 कैप। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किया, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल के मान की गणना की है। तो नॉर्मली समीकरण होता है मेरा क्या, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब बल किसी के ऊपर भी लग रहा हो, यानी अदिश में हो, कोई दिशा निर्धारित ना हो। जब मैंने इसको फिक्स कर दिया 1 पर 2 के कारण, तो यहाँ पे भी फिक्स करना पड़ेगा। अब इसको चाहे तो मैं ऐसे लिख दूं, चाहे इसको ऐसे लिख दूं, कोई अंतर नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। इस मॉडुलस से कंफ्यूज नहीं होना है। सदिश को इसी रूप में लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पहले, क्या देखा है सदिश, कि वेक्टर ऑफ ए बराबर होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट ए कैप। या मॉडुलस को हटाऊं तो ए कैप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा ना। तो r12 कैप बराबर क्या हो जाएगा, बताओ बताओ जल्दी, r12 कैप बराबर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, r12 वेक्टर रिप्लेस कर लो a को r12 से, अपॉन मॉडुलस ऑफ r12 वेक्टर हो जाएगा ना। तो f12 वेक्टर बराबर क्या हो गया, k Q1 Q2, ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, r12 वेक्टर के मॉडुलस का होल क्यूब डॉट r12 वेक्टर। r12 वेक्टर की वैल्यू समीकरण 1 से क्या है, f12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्या होल क्यूब डॉट r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर हो जाएगा ना। इसको डाल दो समीकरण नंबर 3, डाल दिया। तो इसी प्रकार आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, बल कौन सा, कूलाम बल, क्या लिखूं, F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल क्यूब डॉट, सॉरी, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा ना, कि नहीं होगा। इस समीकरण 4 को मैं थोड़ा सा और चेंजेज करूं समझाने के लिए, ये तो आ जाएगा डायरेक्ट ही यहां से। क्या चेंजेज करूं कि F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस में मैं क्या कह रहा हूं, माइनस कॉमन निकाल रहा हूं। यहां से माइनस कॉमन निकाला तो क्या हो गया, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल क्यूब डॉट, यहां से भी माइनस कॉमन निकाला, माइनस बाहर छोड़ दूं, ये क्या हो गया, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर।
हो गया ना। अब हम लोग जानते हैं सर, आप लोग बताओगे सर मॉडुलस माइनस को ख़त्म कर देता है, अपने अंदर आने वाली कोई भी माइनस टर्म को वो खा जाता है और उसको क्या बना के निकालता है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, के Q1 Q2, ये माइनस क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ये क्या रह गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉडुलस का होल क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब आप बोलोगे सर ये जो क्वांटिटी है ये तो मैंने F12 में देख ली, देखी है ना समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 से क्या होगा भाई, F21 वेक्टर बराबर लिख दूंगा मैं माइनस ऑफ F12 वेक्टर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकला है मेरा। क्या निकला है कि सर Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला कूलाम बल व Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलाम बल, या मैं बोलूं नोट ही कर देता हूं इसको, कहाँ नोट करूं, यहां नोट कर देता हूं ऊपर। आवेश Q2 पर Q1 के कारण कूलाम बल Q1 पर Q2 के कारण लगने वाले कूलाम बल के परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में होता है। यानी जो दोनों बल हैं, दोनों बल कौन से, Q1 के कारण Q2 पर और Q2 के कारण Q1 पर, दोनों बल परिमाण में तो समान होंगे, यानी दोनों बल समान बल लगाएंगे, दोनों ही आवेश समान बल लगाएंगे एक दूसरे पर, लेकिन उनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। कैसी होगी, विपरीत। इसको हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से देख सकते हैं। हमारे घर में दो वस्तुएं पास पास रखी रहती हैं। जब पास पास रखी रहती हैं तो बिना किसी बाह्य बल के क्या वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के पास आ जाती हैं, नहीं आती। तो जो घटना द्रव्यमान के साथ होती है वही घटना यहाँ पे होती है कि दोनों आवेश Q1 Q2 के ऊपर और Q2 Q1 के ऊपर बल तो समान परिमाण के लगाएंगे, लेकिन दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। जैसे Q2 Q1 के ऊपर क्या बल लगाएगा, F21 वेक्टर, 1 2 के ऊपर कितना लगाएगा, F12 वेक्टर। दोनों क्या होंगे, परिमाण में तो समान, लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है जो 11th की कमी के कारण हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार में समझ में यदि आप लोगों के नहीं आता हो तो दूसरी बार अवश्य देखें, और यदि 2 बार में भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, मैं इस टॉपिक को वापस नए तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी है जिनको हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार पढ़ते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।